हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रक्त परिसंचरण तंत्र। ये क्या होता है तो मैं आपको बताऊं कि जैसे अधिकांश जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनकी कोशिकाएं बाह्य वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती है, तो गैसों का आदान प्रदान करना हो, ऑक्सीजन ग्रहण करना हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना हो, खाद्य पदार्थों का ग्रहण करना हो और उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करना हो, इन सभी चीज़ों को पूरा करने के लिए, कार्यों को पूरा करने के लिए, उपापचय क्रियाओं को पूरा करने के लिए एक विशेष तंत्र की आवश्यकता होती है जिसे हम कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र या रक्त वहन तंत्र भी इसको कहते हैं। वहन तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र की जो खोज है वह विलियम हार्वे ने करी। विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी। क्लियर है। और इस वहन तंत्र में हम जो है रक्त को, रक्त वाहिनियों और हृदय, इन तीन को हम पढ़ते हैं। रक्त परिसंचरण के अंतर्गत रक्त यानी रुधिर, रुधिर वाहिनियों जैसे धमनी, शिरा और केशिका और हृदय और इसकी क्रियाविधि, तो इन सबको पढ़ा जाता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है रुधिर के बारे में। क्लियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रुधिर क्या है। कि रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। हमारे शरीर में तरल संयोजी ऊतक है। क्लियर है। और इस रुधिर का जो संगठन है तो ये किससे मिलकर के बना है, तो ये दो चीजों से मुख्यतः बना है। एक है प्लाज्मा और दूसरा है रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं। मानव शरीर के अंदर कुल जो रुधिर की मात्रा होती है वो होती है लगभग 5 लीटर। 5 लीटर मात्रा हमारे एक व्यस्क मनुष्य के अंदर होती है। संगठन में नंबर 1 प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है वह कुल रुधिर का 55% होता है और रक्त कणिकाएं जो होती है वह 45% होती है। रुधिर के अंदर रक्त कणिकाओं की मात्रा को हेमेटोक्रीट कहा जाता है। हेमेटोक्रीट कहते हैं। प्लाज्मा के अंदर जो कुल 55% प्लाज्मा है उसके अंदर 90% जल पाया जाता है और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण प्लस जल, ये मिलकर के प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या है? रुधिर के अंदर एक हल्का पीला क्षारीय तरल भाग जो है रुधिर का वह प्लाज्मा कहलाता है। क्लियर है। आगे रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं जो होती है यह 3 प्रकार की होती है। लाल रुधिर कणिका जिसको हम कहते हैं आरबीसी, श्वेत रुधिर कणिका जिसको हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स या बिंबाणु, इसे हम बिंबाणु कहते हैं। क्लियर है। आगे हम पढ़ते हैं इनके बारे में कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या होती है। आरबीसी, आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इरिथ्रोसाइट, लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स या इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। क्लियर है। और इनका जो आकार है यह उभयावतल होता है। उभयावतल यानी कि पेड़ा जो मिठाई होती है बीच में से दबी हुई उसके समान आरबीसी कोशिकाएं होती है। इनमें केंद्रक का अभाव होता है। केंद्रक का अभाव होता है और आरबीसी का जो जीवन काल है 120 दिन का होता है। इसका जो उद्भव, निर्माण, उत्पत्ति जो है आरबीसी का उद्भव अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में।
क्लियर है? और एक व्यस्क मनुष्य में स्त्री पुरुष के अंदर जो उसकी कुल संख्या होती है यह है 47 लाख से 52 लाख प्रति घन mm इसकी मात्रा होती है आरबीसी की। आरबीसी के अंदर एक विशेष प्रकार का जो है वर्णक पाया जाता है, रंजक प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। इसी वजह से हमारा रुधिर का रंग जो होता है लाल होता है, रुधिर का रंग लाल होता है। क्लियर है? कुल जो रुधिर कणिकाएं होती है उसके अंदर 99% आरबीसी पाई जाती है, बाकी 1% डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। क्लियर है? हीमोग्लोबिन में हीम प्लस ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है। हीम प्लस ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाई जाती है। हीम फेरस आयन होते हैं, यह ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के साथ एक विशेष बंध के द्वारा हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। और हीमोग्लोबिन क्या है? यह ऑक्सीग्राही वर्णक है। ऑक्सीग्राही वर्णक। और अन्य जीवों के अंदर हीमोसाइनिन, हीमोइरिथ्रिन प्रकार के जो है रुधिर पाया जाता है। हमारे रुधिर के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यह ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। इस प्रकार से आपने देखा आरबीसी के बारे में। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट सेल्स कहते हैं। इसका आकार जो होता है उभयावतल होता है, दोनों तरफ से ये जो है बीच में से दबाव होता है, केंद्रक अभाव होता है। आरबीसी, मनुष्य के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। क्लियर है? इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। उद्भव अस्थि मज्जा में होता है और उसकी जो कुल संख्या होती है यह होती है 47 लाख से 52 लाख प्रति घन mm स्त्री पुरुष में। रंजक प्रोटीन जो है आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है हीम फेरस आयन प्लस ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है और ये ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड को ये ज्यादा जो है बंधुता बनाता है। तो इस प्रकार से आपको आरबीसी का कार्य समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन को जो है फेफड़ों से ग्रहण करके प्रत्येक कोशिका के अंदर पहुंचाने का कार्य यह आरबीसी का होता है। आरबीसी की सतह पर प्रतिजन भी पाया जाता है। प्रतिजन ये वो पदार्थ होते हैं जो एंटीबॉडी बनाते हैं। क्लियर है? प्रतिजन दो प्रकार के होते हैं, ए और बी प्रतिजन। इसके अलावा एक आरएच प्रतिजन भी होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आरएच कारक। मनुष्य के रुधिर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो जो सामान्य मात्रा है वो है 15 ग्राम प्रति 100 ml रक्त में 15 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है। इस तरह से हमारे आरबीसी टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला जो अपना टॉपिक है वो है डब्ल्यूबीसी। सेकेंड नंबर रुधिर कणिकाएं हैं डब्ल्यूबीसी और थर्ड नंबर है प्लेटलेट्स या बिंबाणु। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इनके अंदर केंद्र, आरबीसी के अंदर हमने पढ़ा कि केंद्र का अभाव होता है, उसमें केंद्रक उपस्थित होता है। प्लेटलेट्स में केंद्रक अनुपस्थित होता है। जीवन काल के अंदर देखा हमने आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी सेल्स का जीवन काल 5 से 7 दिन का होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है। उत्पत्ति के अंदर हमने देखा कि आरबीसी का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। इन दोनों का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है और डब्ल्यूबीसी का अस्थि मज्जा के साथ साथ लसिका उत्तकों में भी होता है। लसिका उत्तकों वह अस्थि मज्जा में, जबकि प्लेटलेट्स का जो उत्पत्ति निर्माण है सेल्स की अस्थि मज्जा में ही होता है।
क्लियर है। संख्या की अगर बात करें तो व्यक्त मनुष्य के अंदर, संख्या की अगर बात करें तो व्यस्त मनुष्य के अंदर WBC की जो संख्या होती है ये होती है 7000 प्रति घन mm, और प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो होती है 3 लाख प्रति घन mm। वर्णन की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था कि रंजक प्रोटीन RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जबकि इन दोनों के अंदर वर्णक नहीं पाया जाता, यह वर्णक रहित होते हैं, इसलिए इनका कोई भी रंग नहीं होता, यह रंगहीन होती है। और इसमें भी प्लेटलेट्स में भी वर्णक नहीं पाया जाता। कार्य की अगर बात करें, कार्य RBC का कार्य क्या है कि गैसों का एक्सचेंज करना, ठीक है। WBC का जो कार्य है वो है प्रतिरक्षा तंत्र में सहायता। प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा जो प्रणाली हमारे रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वह WBC की वजह से होती है, जबकि प्लेटलेट्स का जो कार्य होता है जब हमारे चोट लग जाती है तो रक्त स्कंदन करना यानी ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग करना। तो हमारी चोट लग जाती है तो रुधिर का बहना कुछ मिनट के बाद में बंद हो जाता है, ये प्लेटलेट्स की वजह से होता है, और इसकी प्रक्रिया को रक्त स्कंदन कहते हैं। आगे जो टॉपिक है वो है WBC के प्रकार, यानी WBC 2 प्रकार की होती है। केंद्रक के आकार की वजह से, केंद्रक के आकार के आधार पर WBC के 2 प्रकार हैं। पहला है कणिका में, दूसरा है अकणिका में। WBC का पहला प्रकार है कणिका में, कणिका में। नंबर 2 है अकणिका में। कणिका में के अंदर जितनी भी सेल्स होती है उसके अंदर केंद्रक बहुरूपी केंद्रक के रूप में होता है, और इसमें जो केंद्रक होता है ये पूरे सेल की साइज के बराबर होता है। अंडाकार, अंडाकार या सेम के बीच के आकार। क्लियर है। कणिका में WBC सेल्स 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 न्यूट्रोफिल, नंबर 2 इओसिनोफिल, नंबर 3 है बेसोफिल। न्यूट्रोफिल की जो संख्या होती है वो होती है कुल WBC की 62%। सर्वाधिक मात्रा के अंदर जो WBC है वह WBC न्यूट्रोफिल है। इओसिनोफिल की जो संख्या होती है ये होती है 2.5%। बेसोफिल की जो संख्या होती है वो होती है 0.5%। सबसे कम मात्रा के अंदर जो WBC होती है वो बेसोफिल होती है। तो इनका नाम क्यों पड़ा? ये जो WBC होती है यह अम्लीय और क्षारीय दोनों रंजकों में, अम्लीय और क्षारीय दोनों अभिरंजकों द्वारा बैंगनी रंग दर्शाती है। यानी अम्लीय और क्षारीय विलयनों माध्यम के अंदर जब इनको अभिरंजित किया जाता है तो यह बैंगनी रंग प्रदर्शित करती है। इओसिनोफिल अम्लीय माध्यम के अंदर ये जो है गुलाबी रंग प्रदर्शित करती है, और बेसोफिल जो है क्षारीय माध्यम में जब इनको किसी क्षारीय विलयन से जब इसको हम अभिरंजित करते हैं तो यह नीला रंग प्रदर्शित करती है। क्लियर है। न्यूट्रोफिल जो है मोनोसाइट एक अकणिका में प्रकार की WBC है जिसमें मोनोसाइट पढ़ेंगे। तो मोनोसाइट के साथ मिलकर के ये प्रथम प्रतिरक्षी पंक्ति
बनाती है, बैक्टीरिया को नष्ट करने के अंदर काम में आती है। और ये वो डब्ल्यूबीसी है जो हमारे कोशिका भित्ति के आर पार प्रवेश करके जीवाणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इयोसिनोफिल का जो कार्य होता है ये एलर्जी के विपरीत होता है, क्लियर है। और जो बेसोफिल है यह हिपेरिन और हिस्टामिन उत्पन्न करती है। मुख्य रूप से केंद्र की अगर हम बात करें तो न्यूट्रोफिल के अंदर जो केंद्र का रूप होता है 2 से 7 पिंड का होता है, जबकि इयोसिनोफिल के अंदर द्विपिंडीय होता है और बेसोफिल के अंदर जो केंद्रक है वह 2 से 3 पिंडीय होता है। इस तरह से कणिका में डब्ल्यूबीसी के ये 3 प्रकार और इनके मेन डिफरेंस आपके सामने हैं। अगला टॉपिक है अपना अकणिका में। अकणिका में का जो प्रकार है 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 मोनोसाइट, नंबर 2 लिम्फोसाइट। इसमें जो केंद्रक है वह अंडाकार होता है, केंद्रक अंडाकार होता है, जबकि लिम्फोसाइट के अंदर जो केंद्रक होता है यह सेन के बीज के समान। क्लियर है। जैसा कि मैंने आपको पहले न्यूट्रोफिल के अंदर बताया था कि न्यूट्रोफिल मोनोसाइट के साथ में मिलकर के यह बैक्टीरिया को नष्ट करती है, इसी प्रकार से यह भक्षणकारी डब्ल्यूबीसी है, रोगों से लड़ने का काम करती है। जबकि ये जो लिम्फोसाइट है ये 2 प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ठीक है। थाइमस ग्रंथि और लसिका ऊतकों में जो है इनका उद्भव होता है और इनका जो कार्य होता है वो है प्रतिरक्षी पिंड यानी कि एंटीबॉडी बनाना। लिम्फोसाइट का जो कार्य होता है वो है एंटीबॉडी बनाना। 5% कुल डब्ल्यूबीसी का 5% होती है मोनोसाइट, जबकि लिम्फोसाइट जो होती है वह 30% होती है। तो इस तरह से आपने डब्ल्यूबीसी के प्रकार देखे। सर्वाधिक मात्रा के अंदर जो डब्ल्यूबीसी का प्रकार है न्यूट्रोफिल है, सबसे कम मात्रा के अंदर डब्ल्यूबीसी का प्रकार है वो बेसोफिल है। क्लियर है। और प्रथम प्रतिरक्षी पंक्ति की जो डब्ल्यूबीसी है वो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट है। ये मैक्रोफेजेस का भी निर्माण करती है और जो है रोगों को नष्ट करती है, रोगाणुओं को प्रतिजन को नष्ट करती है। तो इस तरह से हमने डब्ल्यूबीसी के प्रकार देखे और उनके मेन डिफरेंस देखे। तो इस तरह से हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। अगला टॉपिक जो है वो है अपना रुधिर के कार्य। अगला टॉपिक है अपना रक्त के कार्य। अभी हमने रुधिर का संगठन पढ़ा जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के जो कार्य हैं वही रुधिर का कार्य होंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय। चोट लगने पर मरम्मत करना, घाव भरने का जो काम है वो रुधिर करता है। रुधिर के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ करते हैं। नंबर 3 आपने अंतःस्रावी तंत्र पढ़ रखा है जिसमें हार्मोन का जो परिवहन है वो भी कार्य रुधिर का है। तो हार्मोन व खाद्य पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन
अंतःस्रावी तंत्र में आपने हार्मोन पढ़ रखा है। पाचन तंत्र के अंदर आपने भोजन का स्वांगीकरण पढ़ रखा है। और उत्सर्जन तंत्र के अंदर आपने उत्सर्जी पदार्थ का जो अमोनिया से यूरिया का कन्वर्शन और यूरिया जो है वो यकृत से वृक्क में आता है और फिर छनने की क्रिया होती है। तो वो सभी जो परिवहन के कार्य हैं ये रुधिर के हैं। इसके अलावा शरीर के ताप को नियंत्रित करना ये भी जो कार्य है ये रुधिर का है। 5 नंबर कार्य रोगों से लड़ना। WBC का जो कार्य फंक्शन है प्रतिरक्षा तंत्र बनाना, रोगों से लड़ना, ठीक है। और हमारे शरीर के अंदर जल संतुलन की क्रिया करना। जल और आयंस की जो आवश्यकता हमारे शरीर के अंदर होती है, तो वृक्क के अंदर आपने जो है मूत्र निर्माण प्रक्रिया के दौरान आपने पढ़ रखा है कि रुधिर जो है वह पोषक पदार्थों, उत्सर्जित पदार्थों, आयंस को लेता है और वृक्क के अंदर किडनी में लाता है और उसमें शोधन क्रिया होती है, छनन क्रिया होती है, जिसके द्वारा हमारे बॉडी को जितनी जल की और आयंस की रिक्वायरमेंट होती है तो वो उसको पूरा करने का कार्य रुधिर का होता है, ठीक है। और लास्ट जो हमारा रुधिर का ये कार्य हम पढ़ रहे हैं वो है रोगों की जांच करने के लिए जो हम टेस्ट करते हैं। तो ब्लड टेस्ट के द्वारा हमारे विभिन्न प्रकार के रोगों की जांच हम का पता लगा सकते हैं। तो रोगों का निदान डायग्नोस करने के लिए जो ब्लड टेस्ट किया जाता है, तो ब्लड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अंदर हमें विभिन्न प्रकार के रोगाणु और प्रतिजन की उपस्थिति के द्वारा हम जो है किसी भी रोग का हम पता लगा सकते हैं। मुख्यतः इस तरह से हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर हमारा जो रुधिर का संगठन, वर्गीकरण और ये जो कार्य है ये हमारा कंप्लीट हुआ है। तो हमने अब तक रुधिर के बारे में पढ़ लिया है। रुधिर का जो प्रवाह है वो रुधिर वाहिनियों के द्वारा होता है। रुधिर वाहिनी, ठीक है, जिसमें धमनी, शिरा और नंबर 3 केशिकाएं होती है। केशिकाएं क्लियर है। और इनकी जो संरचना है यानी कि ये जो रुधिर वाहिनियां हैं यह 3 स्तरों की बनी होती है। इसके 3 स्तर होते हैं। नंबर 1 बाह्य स्तर, नंबर 2 मध्य स्तर, नंबर 3 अंत स्तर, जिसे हम एंडोथेलियम भी कहते हैं। तो इसमें मेन डिफरेंस क्या है? बाह्य स्तर यह है मोटा संयोजी ऊतकों का बना होता है। इसमें कोलेजन तंतु पाए जाते हैं, कोलेजन तंतु उपस्थित होते हैं। जबकि मध्य स्तर जो है यह है धमनी के अंदर मोटा होता है, धमनी में मोटा होता है, शीरा में यह पतला होता है, शीरा में पतला होता है और इसमें जो है इलास्टिन तंतु पाए जाते हैं, इलास्टिन तंतु पाए जाते हैं। अंतःस्तर के अंदर जो है यह बहुत ही पतला पारदर्शी कांच के समान होता है, कांच के समान होता है। क्लियर है? केशिका एंडोथेलियम की ही बनी होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो बाह्य स्तर है यह है पहला स्तर है। दूसरा इसके मध्य स्तर होता है और नंबर 3 केशिका, जिसकी बनी हुई होती है एंडोथेलियम स्तर, अंतः स्तर बना होता है। तो इस प्रकार से एक रुधिर वाहिनी
तीन स्तरों की बनी हुई होती है। तो धमनी और शिरा में ये तीनों स्तर पाए जाते हैं, जबकि केशिका के अंदर एंडोथेलियम पाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि धमनी और शिरा के अंदर अंतर क्या है। धमनी यह हृदय से अंगों में शुद्ध रुधिर का परिवहन करती है। अपवाद के रूप में फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी हृदय से फेफड़ों में अशुद्ध रुधिर का परिवहन करती है। क्लियर? धमनी की भित्ति मोटी होती है, कपाट अनुपस्थित पाए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना कि इसका मध्य स्तर मोटा होता है, तो वो धमनी की भित्ति मोटी होती है जबकि व्यास कम होता है। इसकी वजह से धमनी के अंदर रक्त दाब उत्पन्न होता है। तो धमनी द्वारा ही हम ब्लड प्रेशर को नोट कर सकते हैं। क्लियर है? ये तो धमनी के बारे में। शिरा इसका विपरीत है कि शिरा क्या करती है, अंगों से हृदय में अशुद्ध रुधिर को ले जाती है। अंगों से हृदय में अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। अपवाद के रूप में फुफ्फुसीय शिरा जो है वह फेफड़ों से हृदय के अंदर, इसका विपरीत हो जाएगा, शुद्ध रुधिर का परिवहन करती है। भित्ति पतली होती है क्योंकि इसका मध्य स्तर बहुत पतला होता है, इस वजह से व्यास अधिक होता है। इसमें रक्तदाब कम होता है, रक्तदाब कम होता है। धमनी के अंदर रक्तदाब अधिक होता है। कपाट उपस्थित होते हैं। कपाट पाए जाते हैं शिरा के अंदर ताकि वो अशुद्ध रुधिर पीछे की तरफ वापस बहना शुरू नहीं हो जाए, इसलिए इसमें कपाट पाए जाते हैं। तो धमनी और शिरा में ये मेन डिफरेंस थे। ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। केशिकाएं जो होती है यह रक्तवाहिनियों व अंगों की जो सेल्स होती है के बीच में संबंध स्थापित करती है, और यह एंडोथेलियम की बनी हुई होती है। इस तरह से हमारे रुधिर वाहिनियों का ये टॉपिक कंप्लीट होता है।